हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका भंबानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। हिंदी में इसे बोला जाता है दोहरा लेखा प्रणाली। और ये बुक में चैप्टर नंबर 7 दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास। तो जो डबल एंट्री सिस्टम, ये चैप्टर अकाउंटिंग की अकाउंटेंसी बुक की नींव है। ठीक है, अब तक तो जो हम पढ़ते आ रहे थे वो सारा क्या था, थ्योरेटिकल पार्ट था, और प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है ना? ये व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है, और ये एप्लीकेबल इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। ये इतनी वैज्ञानिक है, इतनी साइंटिफिक मेथड है, प्रोग्रेसिव मेथड है कि लगभग सभी देशों में लेखांकन के लिए इस पद्धति को अपनाया जाता है। तो इस मेथड के अनुसार क्या कहता है ये सिस्टम, क्या कहता है कि ईच ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, है ना। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर जो व्यवसायिक लेन देन है वो कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। जिस तरह एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करेगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन को 2 बार एंटर किया जाएगा, लेकिन 2 जगह एंटर किया जाएगा, 2 अकाउंट में हर ट्रांजैक्शन को एंटर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। अच्छा, इस मेथड का, इस सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है कि एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अकाउंट क्या है। अकाउंट इज अ प्लेस वेयर सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड and left side of account is called debit and right side of account is called credit। तो इस सिस्टम के का सिद्धांत क्या है कि एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट, है ना। अच्छा, लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। मतलब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर व्यवसायिक लेन देन के लिए एक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन इस डेबिट और क्रेडिट के भी कुछ सर्टेन रूल्स हैं। तो वो रूल्स क्या है, इनको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ सर्टेन रूल्स हैं। तो उन रूल्स को देखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, देखना पड़ेगा खातों का वर्गीकरण। मतलब अकाउंट को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है वो देख लेंगे, तो हमें समझना आसान हो जाएगा कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाए, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। तो खातों को, अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट तो है पर्सनल अकाउंट, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत खाते। दूसरा है रियल अकाउंट, जिसे बोलते हैं वास्तविक खाते। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसे बोलते हैं नाम मात्र के खाते। तो उनके रूल्स क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट का तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड द क्रेडिट द गिवर। जो पाने वाला है उसके अकाउंट को क्या किया जाए, डेबिट किया जाए, और जो देने वाला है उसके अकाउंट को क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाए। दूसरा है रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते। इसका क्या रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे क्या किया जाए, डेबिट किया जाए, और जो चीज जाती है उसे क्रेडिट किया जाए। तीसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, जिसका क्या रूल है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स, यानी जो व्यय होते हैं उनको क्या किया जाएगा, उनके अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और जो इनकम्स हैं, आए हैं, उनके अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ये जो रूल है और ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, इसको इतनी अच्छी तरह दिमाग में फिट करना है, इतनी अच्छी तरह दिमाग में बिठा देना है कि इसी नियम के से आगे हमें, ये अकाउंटिंग की फर्स्ट सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे अपन को चढ़ना ही पड़ेगा, कोई लिफ्ट नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो चार्ट है ये आपको दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा हमेशा। चार्ट को आप कॉपी कर लीजिए। फिर पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स के क्या क्या टाइप्स हैं वो भी हम देख। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं। ठीक है, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, डीसीएम लिमिटेड अकाउंट,
ये किसके एग्जाम्पल है? पर्सनल अकाउंट्स के, व्यक्तिगत खातों के एग्जाम्पल है। अच्छा, तो पर्सनल अकाउंट में अकाउंटिंग करते वक्त क्या रूल अपनाया जाता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले व्यक्ति का अकाउंट क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, और देने वाले व्यक्ति का अकाउंट क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, व्यक्तिगत खाते खोलने का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पता लगाना है कि किस व्यक्ति को कितना अमाउंट देना है और किस व्यक्ति से कितना अमाउंट लेना है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट को भी फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में ऐसे व्यक्तियों का नाम आता है जो कि प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं, है ना? प्राकृतिक व्यक्ति जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट। अच्छा, इस नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट जो व्यवसाय के स्वामी का पूंजी खाता होता है, ड्राइंग अकाउंट, आहरण खाता, डेटर्स, क्रेडिटर्स, देनदार, लेनदार, इनको भी किस में शामिल किया गया? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में शामिल किया गया। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है लेकिन जिनके अकाउंट को व्यक्तिगत खातों की तरह माना जाता है, जैसे कंपनीज है, संस्थाएं हैं, इनको क्या माना जाता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक अकाउंट है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से के नाम से जो खाते खोले जाते हैं उनको क्या माना जाता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट माना जाता है। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। इसमें कौन से खाते आते हैं? इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है तो वो कौन से खाते मान लिए जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में शामिल हो जाते हैं। जैसे सैलरी है, रेंट है और कमीशन है, ये क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। ये किस कैटेगरी में आएंगे? थर्ड वाली कैटेगरी में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन इनके आगे सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है, प्रीफिक्स जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, या प्रीपेड रेंट हो गया, या अनअर्न्ड कमीशन हो गया, तो ये किसमें शामिल हो जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में शामिल हो जाएंगे। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड या अनअर्न्ड लग जाता है तो वो किस में आ जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। तो इन्हें भी व्यक्तिगत खातों की तरह ट्रीट किया जाता है। सेकंड कैटेगरी है रियल अकाउंट, है ना? हिंदी में इसे बोलते हैं वास्तविक खाते। इसमें वो वस्तुएं आती हैं, आइटम्स विच आर मेजरेबल इन मनी, है ना? वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें की मुद्रा में मापा जा सके, मनी में मेजर किया जा सके। एंड विच आर एसेट्स ऑफ बिजनेस, और जो व्यवसाय की संपत्तियां हैं वो क्या माने जाती हैं? रियल अकाउंट्स में माने जाते हैं। जैसे कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, ये सब क्या है? रियल अकाउंट्स हैं। अच्छा, इन पे क्या रूल लागू होता है? इनका रूल है कि डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आती है उसके अकाउंट को क्या, व्यवसाय में जो चीज आती है उसके अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, और जो चीज जाती है उसे क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, इन खाते खोलने का ऑब्जेक्ट क्या है? इससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है ना? एसेट्स, व्यवसाय की एसेट्स से क्या पता चलता है? व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। इन अकाउंट को भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल अकाउंट्स इसको बोलते हैं मूर्त संपत्तियां, है ना? टेंजिबल अकाउंट्स कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? विच कैन बी टच, फील, मेजर एंड सेल एंड परचेज, जिन्हें क्या किया जा सकता है? छुआ जा सकता है, अनुभव फील किया जा सकता है, और मनी में मेजर किया जा सकता है, और सेल और परचेज भी किया जा सकता है। जैसे स्टॉक, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब किसके एग्जाम्पल है? टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। टेंजिबल एसेट्स अकाउंट, है ना, इन्हें ये बोला जाता है। दूसरी कैटेगरी है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। इनमें उन संपत्तियों के खाते आते हैं जिन्हें टच तो नहीं किया जा सकता लेकिन इन्हें क्या किया जाता है? मनी में मेजर किया जा सकता है। जैसे गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ये किस में आते हैं? इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। थर्ड कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है नाम मात्र के खाते। ये खाते कौन से होते हैं? रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ बिजनेस,
जो व्यवसाय के आय और व्यय से संबंधित खाते होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। जैसे सैलरी पेड, वेतन दिया, रेंट पेड, किराया चुकाया, डिस्काउंट पेड दिया है ना, डिस्काउंट गिवन, बैड डेट्स, डूबत ऋण हो गए, ये सब क्या है, जैसे ये तो एक्सपेंसेस के उदाहरण है, एक्सपेंसेस के एग्जांपल है, व्यय के उदाहरण है। और इनकम्स कौन सी होती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्या है, बिजनेस की इनकम्स है। तो इनकम्स और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड रूल क्या है, अकाउंटिंग का रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, यानी कि जितने भी व्यवसाय के व्यय हैं उनके खातों को तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और जितनी इनकम्स है, जो आय है, उनके खातों को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, इन खातों को खोलने का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, टू फाइंड आउट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, व्यवसाय में एक निश्चित अवधि के दौरान कितनी आय प्राप्त हुई, कितने व्यय हुए, इसको फाइंड आउट करना इन खातों का उद्देश्य है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो देख लेते हैं। जैसे जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट है उसके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वो क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जैसे सैलरी अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इसके आगे अगर आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसकी तरह से ट्रीट होगा, पर्सनल अकाउंट की तरह से ट्रीट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, नॉट रियल अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या माना जाएगा, एक पर्सनल अकाउंट की तरह से ट्रीट किया जाएगा, रियल अकाउंट की तरह से, वास्तविक खाते की तरह से इसे नहीं ट्रीट किया जाएगा। थर्ड चीज क्यों, क्योंकि बैंक अकाउंट एक बैंकिंग कंपनी को, कृत्रिम व्यक्ति को शो करता है, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, परचेज एंड सेल्स अकाउंट आर नॉमिनल अकाउंट, है ना, परचेज और सेल्स को किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, नॉमिनल अकाउंट की तरह, उस पर नॉमिनल अकाउंट वाले रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे। इसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्लासिफिकेशन अकाउंट को और डेबिट और क्रेडिट के रूल को एक दो अकाउंट एग्जांपल समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, रुपीज 20,000 पेड टू हरी, यानी बिजनेस द्वारा हरी को 20,000 रुपीज पे किए गए। तो इधर दो अकाउंट हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट है, हरी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट पे क्या रूल लागू होता है, डेबिट द रिसीवर, यहाँ हरी कौन है, रिसीवर है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ से कैश बिजनेस से जा रही है, बाहर जा रही है, तो कैश क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो ये एंट्री क्या होगी, हरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, पाने वाला है हरी, रिसीवर है, तो उसके अकाउंट को तो क्या किया गया है, डेबिट, और कैश बिजनेस से जा रही है तो कैश को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया। डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल भी यहाँ लागू हो रहा है कि हर ट्रांजैक्शन से कम दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक अकाउंट डेबिट होगा से और दूसरा अकाउंट सेम उसी अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो हरी का अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से 20,000 रुपीज मिले हैं। तो इसमें कौन कौन सी अकाउंट है, दो, एक तो मोहन का अकाउंट है और दूसरा कैश का अकाउंट है। मोहन का अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और कैश का अकाउंट वही रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला है मोहन तो उसके अकाउंट को तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल कौन सा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, बिजनेस में 20,000 की क्योंकि कैश आ रही है इसलिए कैश को तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और देने वाला कौन है, मोहन है, तो मोहन के अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा 20,000 रुपीज से, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज इन कैश, यानी 10,000 रुपए का फर्नीचर नकद में खरीदा। तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, दोनों ही कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो क्या रूल लागू होगा इसमें, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आ क्या रहा है, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और कैश अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। कितनी अमाउंट से, 10,000 से। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ₹20,000 पेड फॉर सैलरी, है ना,
वेतन 20,000 रुपए वेतन के बिजनेस द्वारा चुकाए गए। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो सैलरी पे नॉमिनल अकाउंट का कौन सा रूल लागू होगा? डेबिट द एक्सपेंसेस, है ना। एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी क्योंकि एक्सपेंसेस है तो इसको क्या किया जाएगा? डेबिट। और रियल अकाउंट का कैश पे कौन सा रूल लागू होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रही है ना, सैलरी पे कर रहे हैं नकद में तो कैश जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। अमाउंट कितना? 20,000। इसी तरह से एक इनकम का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ₹5,000 ऑफ कमीशन रिसीव्ड, है ना। बिजनेस को 5,000 रुपए कमीशन के रिसीव हुए। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? कैश अकाउंट और कमीशन, क्योंकि कमीशन के रूप में कैश आ रही है व्यवसाय में। ठीक है, तो कैश अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट है। और कमीशन अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश क्योंकि आ रही है तो कैश अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। और कमीशन अकाउंट नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये क्योंकि कमीशन क्या है? इनकम है, तो क्रेडिट द इनकम्स आएगा इसमें। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी? 5,000। तो जब भी हम कोई भी जर्नल एंट्री करें, कुछ भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, तो उसमें देखिए कि कौन कौन से अकाउंट उसमें इफेक्ट हो रहे हैं। पर्सनल अकाउंट हो रहा है, रियल अकाउंट हो रहा है, या नॉमिनल अकाउंट हो रहा है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो इन तीन रूल्स को ध्यान में रख के ही हमें क्या करना है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड। हम देख लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम की प्रोसीजर के स्टेजेस क्या है, किस किस स्टेज से ये इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। तो फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? ओरिजिनल रिकॉर्ड, है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक लेखा। इसमें क्या किया जाता है? जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स खोली जाती है। सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं वर्गीकरण। इसमें क्या किया जाता है? पोस्टिंग इन लेजर, लेजर में पोस्टिंग की जाती है। अच्छा, खाता बही में खतौनी। थर्ड स्टेज क्या है? समरी, यानी कि सारांश तैयार करना। सारांश किस रूप में तैयार किया जाता है? ट्रायल बैलेंस के रूप में। और उसके बाद क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टेज, है ना, प्रारंभिक चरण क्या है ना डबल एंट्री सिस्टम की। फर्स्ट स्टेज क्या है? ये कहलाती है ओरिजिनल रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जनरल। सारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है इन्हें बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है? जनरल ही क्या कहलाती है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। अगर बिजनेस का आकार छोटा है तो एक ही जनरल से, एक ही बुक से काम चल जाता है। लेकिन अगर बिजनेस का आकार बड़ा है और ट्रांजेक्शन की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो जनरल को क्या किया जाता है? जनरल इज डिवाइडेड इन वेरियस बुक। इस जनरल को आगे वेरियस बुक्स में डिवाइड किया जाता है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? सब डिवीजन ऑफ जनरल कहा जाता है, जनरल का उपविभाजन कहा जाता है। और क्या खोली जाती है? सब्सिडरी बुक्स खोली जाती है ना। ट्रांजेक्शन अगर ज्यादा होते हैं तो एक जनरल से काम नहीं चलता, एक बुक से काम नहीं चलता, आगे उसकी सहायक पुस्तकें सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती है। ये सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती है वो आगे हम देखेंगे, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर। इसी तरह से जो आगे सब्सिडरी बुक्स खोल के इन ट्रांजेक्शन्स को क्या क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेज क्या है? जनरल या सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है? क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, इस स्टेज में क्या किया जाता है? ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड एंड ट्रांसफर्ड टू लेजर।
जितने भी व्यावसायिक लेन देन हैं जो किसमें रिकॉर्ड किए गए थे, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए गए थे उन्हें क्या कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है। क्लासिफाई मतलब वर्गीकृत कर दिया जाता है, अलग अलग अकाउंट्स में इन्हें क्लासिफाई किया जाता है और एक अलग बुक में ट्रांसफर किया जाता है, जो बुक क्या कहलाती है, लेजर कहलाती है। ठीक है ना, खाता बही इसे बोलते हैं, खाता बही। ठीक है ना, अकाउंट्स की बुक, खाता बही मतलब बुक ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, इस सारी प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, पोस्टिंग इन लेजर। ठीक है, खाता बही में खतौनी करना, हिंदी में से बोलते खाता बही में खतौनी करना। अच्छा, इस प्रोसीजर में क्या होता है, इस बुक में क्या होता है, अ सेपरेट पेज फॉर ईच अकाउंट, हर अकाउंट के लिए एक पेज खोला जाता है, मतलब एक पन्ने पे एक ही अकाउंट खोला जाता है और उस अकाउंट में उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, अकाउंट तो हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अकाउंट वो जगह है जहां एक समान जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है और उनको जोड़ा जाता है और उन्हें क्या किया जाता है, घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए राम का अकाउंट है, तो राम अकाउंट से राम से हमने जो भी लिया, राम को जो भी दिया, राम से खरीदा बेचा, वो किस में एंटर किया जाएगा, राम के अकाउंट में एंटर किया जाता है। इससे क्या क्या होता है, उस अकाउंट से रिलेटेड उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका एग्रीगेट इफेक्ट यानी सामूहिक प्रभाव ज्ञात हो जाता है, कि लास्ट में ज्ञात हो जाता है कि राम से कितना लेना है या कितना देना है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग के प्रोसीजर का थर्ड स्टेज है समरी, है ना, बोलते हैं सारांश, इसे हिंदी में बोला जाता है सारांश। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स, जितने लेजर में अकाउंट्स खोले थे उनके सारे अकाउंट्स का क्या निकाल दिया जाता है, बैलेंस निकाल दिया जाता है, शेष निकाल दिया जाता है। अच्छा, इन शेषों को फिर क्या लिखा, कहाँ किया जाता है, बैलेंसेस इन अ टेबल। इन शेष जो भी इनका शेष निकलता है, बैलेंस निकलता है, उनको एक टेबल फॉर्म में लिख दिया जाता है, सूची में लिख दिया जाता है ना, इसे कहते हैं सूची। अच्छा, ये इसके एक साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट। इस टेबल के वन साइड, एक साइड लेफ्ट साइड क्या होता है, डेबिट, और दूसरा साइड क्या कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है। अच्छा, इस टेबल को क्या बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। ये जो सूची बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है, इसे क्या बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस, हिंदी में से बोलते हैं तलपट। ठीक है ना। अच्छा, अब लेकिन जो इस टेबल का डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल, है ना, डेबिट पक्ष का टोटल और क्रेडिट पक्ष का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल हो जाता है तो इससे क्या हो जाती है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी की जांच हो जाती है ना, दोनों पक्षों का योग मिल जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल मिल जाता है, तो इससे क्या हो जाती है, गणितीय शुद्धता की जांच हो जाती है। अच्छा, इसी टेबल की सहायता से ही, इस टेबल की हेल्प से क्या तैयार किया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, व्यवसाय की लाभ या हानि को जानने के लिए क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, हिंदी में से बोलते हैं व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता। और जो बिजनेस की जो है ना फाइनेंशियल पोजीशन है उसको चेक करने के लिए क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, इसे बोलते हैं स्थिति विवरण। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये इसकी थर्ड एंड लास्ट स्टेज। आइए अब देख लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों इतनी ज्यादा ये पॉपुलर मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या है इसका रीजन, कि ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति है। क्यों, क्योंकि ये रूल्स और रेगुलेशन पर बेस्ड है, तो इससे क्या माना जाता है, बहुत ही साइंटिफिक माना जाता है। तो और जो बुक कीपिंग की और मेथड है, अकाउंटिंग की और मेथड है, जैसे सिंगल एंट्री मेथड है, उन सबसे ये ज्यादा क्या मानी जाती है, रिलायबल मानी जाती है। ये इतनी ज्यादा साइंटिफिक और ऑथेंटिक है कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में इस सिस्टम को अपनाया जाता है, अकाउंटिंग के इस सिस्टम को अपनाया जाता है। सेकेंड है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। इस मेथड में अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है, किसमें, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और जितना अमाउंट डेबिट साइड लिखा जाता है उतना ही अमाउंट हर ट्रांजेक्शन का डेबिट साइड भी रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो कभी इन फ्यूचर कभी किसी ट्रांजेक्शन के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो इस सिस्टम से आसानी से जानकारी मिल जाती है। थर्ड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।
इस सिस्टम में सभी अकाउंट्स का बैलेंस निकाल के उसे एक टेबल में लिखा जाता है। डेबिट साइड डेबिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड क्या लिखे जाते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं। और इन दोनों बैलेंसेस का क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है, टोटल का मिलान किया जाता है, यानी कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी की जांच हो जाती है। फोर्थ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से क्या निकाला, क्या तैयार किया जाता है, व्यवसाय का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। और इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसको भी चेक किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। इसी ट्रायल बैलेंस के बेस पे क्या बनाई जाती है, बैलेंस शीट, है ना। साल के आखिर में बैलेंस शीट बनाई जाती है और उससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक किया जा सकता है कि बिजनेस के पास कितनी असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज है। अच्छा, इसके बाद 6 पॉइंट है, नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। इस मेथड से, रिकॉर्डिंग करने से, अकाउंटिंग के इस मेथड को अपनाने से कई तरह की सूचनाओं का पता चल जाता है, जैसे कि बिजनेस के डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, सेल्स कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, इनकम कितनी हुई और एक्सपेंडिचर कितने हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, सेवेंथ है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, यानी कि इस मेथड को अपनाने से छल कपट की संभावना बहुत कम होती है, फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को 2 जगह एंटर किया जाता है और अकाउंट में चेंज करना, फेरबदल करना क्या है, क्योंकि ये बहुत ही रूल्स और रेगुलेशन पर बेस्ड सिस्टम है, तो इसलिए किसी भी अकाउंट में चेंज करना बहुत ईजी नहीं होता। और कभी मान लीजिए फ्रॉड वगैरह हो जाता है, छल कपट हो जाता है, तो उसका पता आसानी से लगाया जाता है। एट्थ है रीगल अप्रूवल। क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और साइंटिफिक माना जाता है, तो कंपनीज, लॉ और जो अदर एक्ट होते हैं उनको उनकी तरफ से उसको क्या मिली हुई है, अप्रूवल मिली हुई है। और जो बैंकिंग और बीमा कंपनीज है या अदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए डबल एंट्री सिस्टम से ही अकाउंटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना कंपलसरी है। अच्छा, ये जो सिस्टम है, इसको टैक्स ऑफिसर भी इस सिस्टम से जो अकाउंटिंग होती है, अगर बुक्स रखी जाती है, तो उसको क्या मानते हैं, रिलायबल मानते हैं। और कोर्ट भी इस मेथड को क्या मानती है, रिलायबल मानती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेरेटिव स्टडी। क्योंकि इस मेथड में हर साल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो एक साल के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट का कंपैरिजन किससे किया जा सकता है, पिछले सालों से किया जा सकता है। और ये देखा जा सकता है कि किस किस मतलब किस मद पर, किस हेड में ज्यादा खर्चा हुआ, किस पर कम खर्चा हुआ, और ज्यादा खर्चा हुआ तो क्यों हुआ, इनकम कम हुई तो क्यों हुई। तो इसके लिए क्या हो जाता है, कंपेरेटिव स्टडी के लिए ये सिस्टम क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, सही माना जाता है, रिलायबल माना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन। इस मेथड से क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत ही जल्दी और बहुत रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इन इंफॉर्मेशन के बेस पर उनको कई तरह के डिसीजन लेने में आसानी होती है। जैसे सेल्स को किस तरह से बढ़ाया जाए, खर्चों को किस तरह से कम किया जाए, सैलरी पे कितना खर्चा किया जाए, और इंसेंटिव और उसके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो कई तरह से डिसीजन मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं, जिसमें ये सिस्टम क्या होता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस। ये जो मेथड है सभी तरह के बिजनेसेस के लिए सुटेबल है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, और चाहे छोटा छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, सभी तरह, किसी भी तरह के बिजनेस में इस मेथड को अपनाया जा सकता है। जिस तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस तरह डबल एंट्री सिस्टम में एडवांटेजेस के साथ क्या है, उनके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है कि लेंदी एंड एक्सपेंसिव। इस सिस्टम में कई तरह की बुक्स रखनी पड़ती हैं, तो इस सिस्टम को क्या है, थोड़ा सा लेंदी और एक्सपेंसिव माना जाता है, कठिन और खर्चीली मानी जाती है ये विधि। सेकंड क्या, प्रॉपर नॉलेज एंड एजुकेशन। क्योंकि ये सिस्टम रूल्स और रेगुलेशन पर बेस्ड है, डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ नियम हैं, तो इस पद्धति को अपनाने के लिए, अकाउंटिंग के इस मेथड को अपनाने के लिए उस व्यक्ति में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, और अच्छी तरह से उसको ट्रेनिंग ली हुई होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति इस सिस्टम को अपना सकता है। थर्ड क्या है, अदर एरर्स। मतलब इस सिस्टम में क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है
और उसमें डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंसेस हैं उनका टोटल का मिलान किया जाता है। तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी की तो चेकिंग हो जाती है, गणितीय शुद्धता की तो जांच हो जाती है, लेकिन जो और अशुद्धियां अदर एरर्स हैं वो इसमें पकड़ में नहीं आती हैं। अदर एरर्स कौन सी है? जैसे एरर ऑफ ओमिशन। मान लीजिए किसी भी ट्रांजेक्शन का लेखा ही नहीं किया, तो जब डेबिट भी नहीं हुआ क्रेडिट भी नहीं हुआ तो क्या होगा? वो पकड़ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए कहीं से माल खरीदा, उसको शुरू में ही एंटर नहीं किया है, तो वो गलती पकड़ में नहीं आएगी। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन, जिसे बोलते हैं हिसाब की अशुद्धि। मान लीजिए मतलब अकाउंट अकाउंट तो सही अकाउंट में लिखा गया है ना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो सही अकाउंट में लिखा गया है, लेकिन उसकी अमाउंट ही गलत लिख दी तो उसका भी पता नहीं चलेगा। जैसे माल तो खरीदा 10,000 रुपए का, लेकिन अकाउंट में क्या कर दिया कि 20,000 रुपए का लेखा कर दिया, तो दोनों साइड कितने अमाउंट से लेखा हो जाएगा, रिकॉर्डिंग कितने से हो जाएगी? 20,000 से हो जाएगी। तो इस अशुद्धि का भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही जगह कितना रिकॉर्ड हो रहा है? 20,000 रुपए रिकॉर्ड हो रहा है। थर्ड क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब सैद्धांतिक अशुद्धि। मान लीजिए हमने खरीदा तो माल है ना, परचेज अकाउंट को डीआर की परचेज अकाउंट डीआर होना चाहिए। परचेज अकाउंट डीआर तो कितने में खरीदा हमने? कैश 10,000 का मान लीजिए माल खरीदा, लेकिन परचेज की जगह हमने क्या कर दिया? असेट अकाउंट में इसको डाल दिया है ना, मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। तो ये क्या कहलाएगी? सिद्धांतिक अशुद्धि है ना, प्रिंसिपल की अशुद्धि है। तो ये अशुद्धि भी, ये एरर भी इसमें इस सिस्टम में पकड़ में नहीं आती है। फोर्थ क्या है? कंपनसेटिंग एरर। कुछ अशुद्धियां होती हैं जो ऐसे एक कंपनसेट कर देती है। मान लीजिए डेबिट में हमने 10,000 से कोई गलती करी और क्रेडिट में भी 10,000 की कोई गलती करी, तो दोनों साइड क्या हो गई? एरर्स क्या हो गई? कंपनसेट हो गई। तो इन कंपनसेटिंग क्षतिपूरक अशुद्धियों का भी पता इस मेथड से नहीं चल पाता है। तो ये कुछ इसकी कमियां हैं। लेकिन ये सब अगर हम इनकी कमियां देखें तो ये कमियां एक्चुअली सिस्टम की कमियां नहीं है। ये क्या है? उस जो इसको अडॉप्ट कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, उसकी प्रॉपर नॉलेज और एजुकेशन की कमी होना है। उसमें अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, तो ये उसकी गलती है कि वो सिस्टम को अच्छी तरह से नहीं अपना रहा है और क्या हो रहे हैं? डिसएडवांटेजेस हो रहा है। नहीं तो डबल एंट्री सिस्टम पूरी तरह से साइंटिफिक है, ऑथेंटिक है, और ये सिस्टम इतना साइंटिफिक है कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में ऑल कंट्री सभी कंट्रीज में इस सिस्टम को अकाउंटिंग के लिए अपनाया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा। मैंने ये पूरा लेक्चर डीके गोयल जी की बुक से तैयार किया है, 2022 के एडिशन से। ये इस बुक का 7th चैप्टर है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बुक को कंसल्ट कर सकते हैं या मुझसे भी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में मैं इसका 8th चैप्टर ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगी। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।